पूरे भारत से ही तस्करी होती है, बट ये कुछ रिपोर्टेड है, कुछ अनरिपोर्टेड है, और वो रेड डालोगे तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि वो बच्चा तस्करी होके आई है। तो मोस्ट ऑफ द बेगिंग केसेस में तो आपके पास प्रूफ ही नहीं होता। तो आपको पता है क्या, लोगों को लगता है जो लोगों को मतलब वेश्यावृत्ति में रखा जाता है, सेक्स वर्क में रखा जाता है, उनको साथ टॉर्चर होता है। हाँ, उनके साथ बहुत टॉर्चर होता है, सही बात है। उनके साथ अलग अलग तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, मार पिटाई होती है। कि जो बंधुआ मजदूरी होती है उनके टॉर्चर के सामने ये वाला टॉर्चर बहुत कम है। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं पल्लवी घोष, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो लोग होते हैं उनको रेस्क्यू करती हैं, और ये काम वो बचपन से कर रही हैं। तो कैसी हैं पल्लवी जी आप? ठीक हूँ, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब एक नाम सुनने में ही थोड़ा सा रूह कांप जाती है, और आप तो लोगों को, कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है। सो इस काम की आपने कैसे सोचा, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत छोटी थी तब। वैसे मैं असम से हूँ, ओके। पर मैं पश्चिम बंगाल गई थी, वहाँ पे छुट्टियों में गई थी। वहाँ से एक दूसरे ज़िले में गई थी, तो मैं 12 साल की थी। तो मैं घूम रही थी, मुझे एक आदमी दिखे। वो चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि उनकी बेटी गायब है। तो उस सिचुएशन से ये किस्सा शुरू हुआ। उन्होंने बोला उनकी बेटी गायब है, तो ये गुमशुदा का एक मैटर था। तो मैं भी छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इस पे काम करूँगी एक्चुअली। फिर ये बात, वो मेरे पास आए, उन्होंने 3-4 लोगों को पूछा ये बात कि कहाँ हो सकती है उनकी बेटी। और क्योंकि मैं एक छोटे रेलवे टाउन से हूँ, तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न था कि किसी भी गांव में जब हम जाते हैं या गांव से निकलते हैं, या तो 1 या 2 रास्ते होते हैं निकलने और अंदर घुसने के। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़की गायब है और गांव में किसी को नहीं पता? और ये बहुत पुरानी बात है, करीब 20 साल पुरानी बात है। तो और गांव में, कस्बे में, आपको पता है, सबको जानते हैं। तो वहीं से ये शुरू हुआ। हमने बहुत ढूंढा लड़की को, पर नहीं मिली। मैं खुद भी छोटी थी, इतना मुझे भी ध्यान नहीं था। वहीं से ये चीज़ दिमाग में थी कि जो गुमशुदा लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, औरतें होते हैं, उनके साथ क्या होता है। तो वहीं से शुरू हुआ ये किस्सा। ओके। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही थी शायद? हाँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि कोई भी लड़की, एक प्रोस्टिट्यूट एक ऐसा वर्ड है, इस राह पे चली कैसे जाती है? व्हाट इज द रीज़न? देखिए, इसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर तो नहीं है। जो लड़कियों को मैं रेस्क्यू करती हूँ, स्पेशली जो वेश्यावृत्ति में चली जाती है, प्रोस्टिट्यूशन में जो चली जाती है, मोस्टली ट्रैफिक लड़कियाँ होती है। ट्रैफिक लड़कियाँ मतलब ऐसे लड़कियों को जिनको झांसा दिया जाता है, नौकरी का झांसा दिया जाता है, प्यार का झांसा दिया जाता है, या फिर मतलब शादी का झांसा दिया जाता है। और ये लड़कियाँ ज़्यादातर ऐसे गाँवों से और ऐसे राज्य से है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लोग अनपढ़ है, घर में घरेलू हिंसा है, या फिर जो पिताजी है वो कमाते नहीं है, या फिर बहुत सारे भाई बहन हैं, फिर ऐसे जगह जहाँ से बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। मतलब बेसिकली कोई वल्नरेबिलिटी, मतलब लोग मजबूर हैं। ऐसी लड़कियों को तस्करी करके ये लोग लाते हैं अलग अलग जगहों में, बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, और यहाँ पे लाके जब इनको बहलाया फुसलाया जाता है तब इनको पता नहीं होता है, जब इनको लाया भी जाता है तब भी इनको नहीं पता होता है। लेकिन बाद में जब इनको किसी राज्य में लाया जाता है, ऐसे राज्य जो मतलब बड़े राज्य हो, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, वहाँ पे लाके इनको बेच दिया जाता है। अब वो प्रोस्टिट्यूशन हो सकता है, वेश्यावृत्ति हो सकता है, वो फोर्स्ड मैरिज जिसको बोलते हैं हम, जबरन शादी, ये हो सकता है, बंधुआ मजदूरी हो सकती है, ब्राइड ट्रैफिकिंग होता है, शादी के लिए अलग अलग तरीके के तस्करी के लिए उनको बेचा जाता है। और मोस्ट ऑफ द लड़कियों को जोर जबरदस्ती ये सब काम कराया जाता है। तो लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं वो खुद भी भेज देते हैं। ऐसे भी कुछ केसेस आपको मिले होंगे? देखिए, मेरे पास पिछले 11-12 साल में जितने भी केसेस हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि माँ बाप ने या फिर खुद के भाई बहनों ने बेचा है। कभी मैंने ये नहीं देखा है। मैं ये नहीं कहती नहीं होता है, पर मेरे अनुभव में नहीं हुआ है। जब भी हुआ है, या तो रिश्तेदारों ने बेचा है, जैसे जीजा जी ने बेच दिया,
या फिर मासी ने बेच दिया, या फिर मामा ने बेच दिया, बुआ ने बेच दिया, मतलब रिलेटिव्स ने किया है, लेकिन सगे रिश्तेदार जो बोलते हैं खून के, खुद के खून के रिश्ते, मेरे एक्सपीरियंस में कभी मुझे तो नहीं मिले। ओके, सो पहले से अब 2023 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या चेंज आया है? क्या ज़्यादा हो रही है या कम है? आपको आपके, क्योंकि आप इसी में हैं, तो आपका क्या ओपिनियन बहुत है? बढ़ चुके हैं, बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, मतलब 20-25% बढ़ चुकी है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तस्करी में सब कुछ फिजिकली होता था। फ़ोन नंबर, रॉन्ग नंबर, आपने किसी को रॉन्ग नंबर घुमाया, आपको किसी ने रॉन्ग नंबर के थ्रू आपसे बात करना शुरू किया, या फिर ऐसा होता था मेले में कोई मिल गया, आपको दोस्ती हो गई, या फिर जो रेलवे स्टेशन में बच्चे होते हैं, जैसे माँ बाप ट्रेन में चढ़ गए, बच्चे का हाथ छूट गया, या फिर रेलवे स्टेशन में ऐसे बच्चे जो थोड़ा लावारिस है, परेशान है, या फिर भागा हुआ रन अवे चाइल्ड जिसको बोलते हैं, भागा हुआ बच्चा, ऐसा बच्चा जो अनाथ है, फिर ऐसा बच्चा जो डर के मारे बैठा हुआ है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। ये कुछ मैं उदाहरण दे रही हूँ, पर अब बहुत बढ़ गया है क्योंकि सोशल मीडिया हो गया है। ओके, आजकल फेसबुक के थ्रू लोगों से बातचीत होती है, इंस्टाग्राम के थ्रू बात होती है, इंस्टाग्राम के थ्रू ऑडियो कॉल्स होने लगे, वीडियो कॉल्स होने लगे, तो टिकटॉक बैंड है, टिकटॉक के थ्रू, फिर चैनल्स जैसे डिस्कॉर्ड हो गए, स्लैक हो गए, इनके थ्रू। तो जैसे ही सोशल मीडिया बढ़ गया है तो ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप अगले इंसान को पकड़ नहीं पाते। जो आपको बहलाता फुसला है उसको आप ट्रैक कैसे करोगे? ट्रैकलेस है वो। मतलब अकाउंट बना के बात किया, अकाउंट डिलीट कर दिया, या फिर फ़ोन से बात किया, फ़ोन सिम तोड़ दिया। एक एक कॉल एक एक सिम से होता है, तो जब आपको ट्रैक, आपने लोकेशन ट्रेस किया तो शायद वो बंदा बॉम्बे में होगा, फिर आपने जब लोकेशन ट्रेस किया तो वो बंदा शायद पुणे में होगा। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप इमीडिएटली उसको ट्रैक कर पाए। तो अब तो बहुत बढ़ चुका है, बिकॉज ये रैकेट तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया और लोग बहुत क्लेवर हो चुके हैं, लोग बहुत मतलब दिमाग यूज़ करने लगे। और सोशल मीडिया के ज़माने में जैसे जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है वो लोग हमसे 1000 टाइम ज़्यादा चालू होते हैं, तो मुश्किल हो गया है अभी। और आपको कौन सा लगता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है? देखिए, हर ऐसे राज्य है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो हमारे भारत में, भारत हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, तो मोस्टली पॉपुलेशन या तो लोअर मिडिल क्लास है या फिर एकदम पुअर क्लास है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो बहुत राज्य है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार के कुछ क्षेत्र है, क्या बोलते हैं आपको, यूपी के कुछ क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य है, आंध्रा हो गए, कर्नाटक के कुछ है। मतलब कुछ कुछ जगहों में पूरे राज्य के इर्द गिर्द होता है, कुछ कुछ राज्य में थोड़े थोड़े जगह, जैसे तमिलनाडु से भी होती है तस्करी। लोगों को लगता है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया से तस्करी होती है या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से तस्करी है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे भारत से ही तस्करी होती है। बट ये कुछ रिपोर्टेड है, कुछ अनरिपोर्टेड है, और अगर आप डेटा खंगालोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कहाँ से हो, क्योंकि रिपोर्टेड ही नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मिसिंग, गुमशुदा वाले केसेस के हिसाब से रजिस्टर होती है। और मैंने क्योंकि ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि छोटे बच्चों की जो वो होती है वो किडनैपिंग होती है ज़्यादातर, जो बेसिस पे होती है। जो अभी रिसेंटली एक केस आया था जहाँ से मैं हूँ वहाँ से एक छोटे बच्चे को एक लड़का उठा के ले गया अपनी बाइक पे, एंड उसकी मम्मी ने उसको चप्पल या कुछ ऐसा मारी और उससे वो बच्चा बच गया। तो मैंने ये, जैसे आप बच्चों का भी रेस्क्यू करती होंगी, तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके, जैसे छोटे बच्चे हो या बड़े हो गए, आप उनका इन्फॉर्मेशन कैसे आपको पता लगता है कि हाँ मैं वहाँ रेड मारूंगी और वहाँ से मुझे? देखिए, रेड तभी पॉसिबल है अगर आपके पास प्रूफ एविडेंस है। ओके, मैं आपको जो सच बात है वो बताऊँ, अगर 1000 बच्चे मिसिंग होते हैं, गायब होते हैं, तो उसमें से आप 2 या 3 को ही निकाल सकते हो। इसके पीछे कारण ये है कि आपके पास कोई क्लू होना पड़ेगा। बिना क्लू आप अंधेरे में तो तीर नहीं मार सकते। करेक्ट। अगर कोई बच्चा गायब है, या तो आप तभी पकड़ सकते हो अगर किसी पे डाउट हो, किसी पे आपको शक हो, या फिर आपको पता लगे कि कोई बच्चे को फॉलो कर रहा था। छोटे बच्चों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर वो बच्चा 11-12 मतलब 10-11 साल का हो। 13, 14, 15 के बच्चों का फिर भी निकालना आसान होता है, क्योंकि उनके पास वो फिर भी उनको पता होता है, वो फ़ोन नंबर डायल कर दे, या फिर कुछ मतलब किसी के फ़ोन से कॉल कर दे, या फिर कहीं से कुछ, मतलब बेसिकली देखिए, तभी रेस्क्यू पॉसिबल है अगर बच्चे ने आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन दिया। जैसे हम उन्हीं की रेस्क्यू कर सकते हैं, या तो लड़की ने एक कॉल कर दिया,
चाहे वो कोठी से जो हो, थोड़ा सा समझदार हो। हाँ, या चाहे वो कोठी से हो, चाहे उसने किसी कस्टमर से कॉल कर दिया हो, या फिर उसने किसी ऐसे बंदे से कॉल करा दिया हो जो रास्ते में आता जाता हो। छोटे बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते, एक तो उनको याद नहीं रहता घर के बारे में, माँ बाप के नाम के सिवा। अब सिमिलर नाम के 1000 लोग होते हैं, तो ये दिक्कत है कि हम उसी कैटेगरी के बच्चों को रेस्क्यू कर सकते हैं जो हमें थोड़ा क्लू दे। बिना क्लू के तो आप रेस्क्यू कर ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छा, मैंने बहुत सुना था, मतलब बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ कि वो किडनैपिंग करके हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाते हैं। इज इट करेक्ट? हाँ, बहुत ज़्यादा। ये बेगिंग भी एक अलग तरह की तस्करी है जिसको हम बेगिंग माफिया बोलते हैं। बेगिंग में भी ऐसा होता है कि जैसे आपको बहुत रस्तों में मिल जाते हैं, हर दिन अलग अलग बच्चे होते हैं, तो आपको डाउट होता होगा कौन हो गया। मोस्ट ऑफ द बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन मुद्दा है आपके पास क्लू होना चाहिए, आपको प्रूफ होना चाहिए। अब अगर वो रेड डालोगे तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि वो बच्चा तस्करी होके आई है। तो मोस्ट ऑफ द बेगिंग केसेस में तो आपके पास प्रूफ ही नहीं होता, तो आप किस तरह करोगे। लेकिन ये अलग अलग गिरोह है, जैसे मतलब बच्चे की मतलब एक स्टेट से बच्चे को उठा लिया, दूसरे स्टेट में बच्चे से भीख मंगवाया। भीख का भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, क्योंकि अगर हाथ पैर तोड़े हुए बच्चे हैं तो उनको एक जगह में रखा जाएगा। अगर इसके रेट्स भी अलग अलग होते हैं। मैंने बेगिंग के तस्करी में मैंने बहुत ज़्यादा तो इन्वॉल्व होकर काम नहीं किया है, पर मैंने जितना भी काम किया है उसमें मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर मतलब अलग अलग रेट्स होते हैं, कि अगर जो लोग अंधे होते हैं उनका अलग एक रेट होता है, जो लोग लंगड़े वंगड़े होते हैं उनका अलग रेट होता है। अलग अलग जगहों में गाड़ी से उनको रखा जाता है, गाड़ी से बच्चे इस रेड लाइट में इतने, बच्चे इस रेड लाइट में इतने, उनको भी टारगेट भी दिया जाता है कि दिन के इतना कमाना पड़ेगा, अगर आप दिन के इतने कमा के नहीं आओगे तो रात को पिटाई होगी, खाना पीना नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बहुत बड़ा नेक्सस है। तो इस हिसाब से ये चलता है, और ये बहुत सही बात है कि उनको मतलब इस तरह का जुल्म तो होता ही है उन पे। ओह माय गॉड, मतलब मुझे गूज़बम्प आ गए हैं। सो आपने तो हज़ारों रेड करी हैं अभी, क्योंकि आप जब 12 साल की थी तब से आप कर रही हैं। सो आपकी कोई ऐसी यादगार रेड कि आपको भी लगा हो, आपकी भी रूह कांप गई होगी कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए, बहुत सारे रेड है। 12 साल में मैंने डिसाइड नहीं किया था, ये तो धीरे धीरे रिसर्च करते करते फाइनली 21-22 के टाइम पे समझ में आया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या फिर मानव तस्करी है। फिर उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। हाँ, बहुत सारे रेड है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कुछ तो मैं खुद ही बताती नहीं हूँ। जब मैं बता देती हूँ तो बता देती हूँ, फिर मैं खुद नहीं सुन पाती, क्योंकि क्या होता है कि जब आप रेड में जाते हो तो आपके लिए एक इन्वेस्टिगेशन है, आपने रेड कर दी, फिर उसके बाद जैसे बहुत कुछ लड़कियों के सर से कीड़े निकले, कुछ लड़कियों के मतलब लोग भी सुनते नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर बोलती भी नहीं हूँ। कुछ लोगों के मतलब स्किन को मतलब इतना टॉर्चर किया, स्किन पील ऑफ हो गया होगा, या फिर नाखून निकाल दिया होगा, पैन से, जो कुकिंग पैन है उससे मारा होगा, फिर खाने पीने को नहीं देते हैं, फिर मतलब आप इस तरह का टॉर्चर होता है ना कि आपको भी लगता होगा क्या हो गया। मतलब पूरे सर से लेके पैर तक बॉडी, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे इंसान है, औरत है, बच्चा है, क्या है। बट उस इंसान से वो लोग क्या हासिल करना चाहते हैं जो लोग करते हैं ये सब? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है मानसिक विकृति। लाइक इंसान खुद ही सिक है, क्योंकि आप नॉर्मल इंसान हो तो आप किसी और पे तो इतना टॉर्चर कर नहीं सकते। अब जो बच्चे मुझे इस तरह से मिलते हैं, तो मुझे अक्सर केसेस में मेरा जो अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि अगला इंसान खुद ही बहुत परेशान है, नहीं तो अगले इंसान मतलब लाइक पंचिंग बैग की तरह पीटना। कोई इतना किसी को कैसे मार सकता है? कुकिंग पैन से मार दिया, जो भी हाथ में आ रहा है उससे मार दिया, खाना ना देना, पुराना खाना देना, बाथरूम में सोने देना, ठंड के दिनों में नीचे सोने देना। फिर और सबसे बड़ी बात पता है क्या, लोगों को लगता है जो लोगों को मतलब वेश्यावृत्ति में रखा जाता है, सेक्स वर्क में रखा जाता है, उनको साथ टॉर्चर होता है। हाँ, उनके साथ बहुत टॉर्चर होता है, सही बात है। उनके साथ अलग अलग तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, मार पिटाई होती है। लेकिन मतलब ये बहुत अजीब है कि जो बंधुआ मजदूरी होती है उनके टॉर्चर के सामने ये वाला टॉर्चर बहुत कम है। मतलब आंखों वाला टॉर्चर, मतलब ऑफ कोर्स फिजिकल टॉर्चर, सेक्सुअल टॉर्चर अलग बात है। जिस तरह से बंधुआ मजदूरी में बच्चों के साथ मतलब सर से लेके पैर तक टॉर्चर होता है, वो अनइमेजिनेबल है, सोच नहीं सकते मतलब किस लेवल का टॉर्चर करते हैं लोग। और जो लोग टॉर्चर करते हैं वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने अच्छे घर में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं, इतना अच्छा सैलरी है, घर में इतने महंगे गाड़ियाँ है, सब कुछ है। मैं सिर्फ यही सोचती हूँ, और हमेशा ये रहा है, बंधुआ मजदूरी के टॉर्चर वाले केसेस
मैं तो बहुत सारे केसेस हम लोग न्यूज़पेपर्स में नहीं देते हैं, क्योंकि ये मैं खुद ही नहीं देती हूँ, क्योंकि वो फिर केसेस इतने सेंसेशनलाइज हो जाते हैं, इतना मतलब वो बच्चा इतना सहमा होता है, मतलब उस टाइम पे जब आप रेस्क्यू के बाद उस बच्चे से बात करते हो, आपको खुद ही बात करने का मन नहीं करेगा। मैं खुद ही पूछती नहीं हूँ, जब बच्चे को मैं इस तरह देखती हूँ तो मैं कभी नहीं पूछती बच्चों को कि क्या हुआ, क्योंकि फिर ना मेरे पास ऐसे बच्चे, मैंने कम से कम 2016 के बाद बहुत रेस्क्यू किया है बल्क में, मोस्ट ऑफ द रेस्क्यूज। क्योंकि देखिए, जब घर से रेस्क्यू करते हैं 1-2 बच्चा मिलता है, जब कोटे से रेस्क्यू करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 मिलते होंगे। उसके बाद जो हमने रेस्क्यू किया जनरली हमको मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज से रेस्क्यू किया है, जैसे ब्रिक फैक्ट्रीज हो गए, गारमेंट इंडस्ट्रीज हो गए, उनमें बड़े बड़े मतलब हाई नंबर के तादाद में आप रेस्क्यू करते होंगे, या फिर क्रैकर फैक्ट्री हो गया, अलग अलग फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में आपको पता है कितने, या फिर ये जो क्या बोलते हैं धूप कट्टी, जो धूप बत्ती होती है उसकी फैक्ट्रीज, और इसमें बड़े तादाद में पॉपुलेशन है जिनको रखा जाता है। तो मैं कभी बच्चों से नहीं पूछती, क्योंकि वो बच्चा हमेशा मुझे बोलता है, क्योंकि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर रही हूँ, मैंने बहुत टाइम से ये देखा है, बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि आप भी वही पूछोगे। मतलब वो उस बच्चे का ये कहना है कि लोग बार बार उनको पूछते हैं, और वो बच्चा जो सह चुका है वो आपको फिर उसको आप याद दिलाते हो, तो ये उसके साथ और डबल ट्रिपल टॉर्चर है। और लोग बार बार पूछते हैं, मैं आपको बताऊं, बार बार पूछते हैं, मैं नहीं पूछती, मैं देखती हूँ कि बच्चा खुद बताता है क्या, ये मेरा वे ऑफ काम है। बिकॉज फिर तो वो बच्चा नम हो जाता है, रोने लगता है, और आप तो देख ही रहे हो ना बच्चे की कंडीशन क्या, आप क्यों पूछोगे। तो ये सब होता रहता है, ये तो मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। और बंधुआ मजदूरी के साथ इनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होती है, लड़का हो लड़की हो, मेरे पास ऐसे बहुत लड़का लड़की है। हम सिर्फ बोलते हैं कि लड़कियों के साथ एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, हाँ, लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो कि निकल के नहीं आया है, जो कि लोग बोलते नहीं है, लेकिन मतलब प्रूफ भी नहीं हो पाता, क्योंकि लड़के बोलते नहीं है, बट उनके साथ भी बहुत सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं। ओह माय गॉड। सो आपका जो काम है बहुत रिस्की काम है, मतलब रिस्की भरा है बस उसमें। सो आपके पास कभी थ्रेटनिंग कॉल्स और ये सारी चीज़ें भी होती हैं? बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब से मैं मीडिया में बोलने लगी हूँ इस चीज़ के बारे में, तब से तो बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि तस्करी होती है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस राज्य के बारे में क्यों बोल रही हूँ, उस राज्य के क्यों बारे में बोल रही हूँ, मतलब लोग राज्य को पर्सनल ले लेते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि मैं सोचती हूँ कि अगर किसी राज्य में कोई प्रॉब्लम है, इंडिया एक हमारा, भारत एक हमारा फुल, बट यू नीड टू एक्सेप्ट ना। मेरा ये लगता है कि अगर आपको क्राइम को फाइट करना है, जुर्म को फाइट करना है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए, इकट्ठे सब मिलिए। और यही कारण है कि मैं मीडिया में भी बोलने लगी हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से मेरे लिए कोई ये प्रॉफिट नहीं है, उल्टा मेरे लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि लोग जानने लगे हैं कि मैं इस चीज़ में काम करती हूँ, धमकियाँ आने लगी है, लोकेशंस लोग टारगेट करने लगे जहाँ पे मैं रहती हूँ, लोग अलग अलग सोशल मीडिया में धमकी देते हैं, फ़ोन कॉल्स में धमकी देते हैं, ये बोलते उठा लेंगे, ये वो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये चीज़, मैं चाहे मेरा एनजीओ, चाहे मैं कितनी बड़ी एक्टिविस्ट हूँ, अकेले, ये देखिए ये एक मूवमेंट है, ये एक आंदोलन है, आप अकेले काम नहीं कर सकते, और आप तब, और हज़ारों एनजीओ एक साथ मिलके भी नहीं कर सकती। करेक्ट। क्योंकि कॉमन लोगों को जब तक पता नहीं होगा तो आप कैसे इस चीज़ से लड़ेंगे। तो इस चीज़ के लिए मेरा फोकस तो रही है कि कॉमन लोगों को पता लगे, आप जैसे कॉमन लोग जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको पता लगे, ताकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब एक्टिविस्ट बनो, सब सोशल वर्कर्स बनो, बट एटलीस्ट अगर पता होगा तो आप एटलीस्ट एक फ़ोन कॉल कीजिए। मेरे मीडिया में बोलने के बाद ऐसा हुआ है कि अलग अलग जगहों से मुझे लिंक्डइन में मैसेज आते हैं, यूट्यूब में मैसेज आते हैं कि किसी ने एक लावारिस बच्चे को देखा, उसने तुरंत आरपीएफ को फ़ोन किया, किसी ने लावारिस बच्चे को देखा, उसने 1098 में फ़ोन किया, ट्रेन में जाते हैं लोग देखते हैं बच्चे चुप है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत फ़ोन कर दिया। तो कितना प्रिवेंशन हो रही है आप सोचिए ना। तो ये तो कॉमन लोग ही है, ये तो एनजीओ में नहीं काम करते। तो आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वे है इस चीज़ को रोकने का, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो क्योंकि आप बहुत सारी लड़कियों को जब रेस्क्यू करते हो और जब आप उनको घर वापस भेजते हो, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि उनके लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनके घर वाले उनको, या कभी नहीं करते? देखिए एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन 2 चीज़ है, एक है घर लेना, एक है अपनाना। ले तो लेते हैं, अपनाते नहीं है। जिस तरह से लड़कियां घर जाने के बाद जिस तरह से उनके साथ तिरस्कार होता है, स्टिग्मेटाइज होते हैं, अपमान होते हैं, गंदी जगह से आई है, लड़का है तो इतना नहीं होता, लड़की होती है तो बहुत ज़्यादा होता है। गाँवों में ऐसा होता है कि
कुछ कुछ जगहों में पानी लेने नहीं देते कि इस घर से लड़की गंदे जगह से आई है, पानी लेने नहीं देंगे, राशन नहीं लेने देंगे, स्कूल से आते जाते अपमान होता है, स्कूल में दाखिला दोबारा नहीं कर सकते, स्कूल के टीचर्स बोलते हैं तुम गंदे जगह से आई हो, जबकि टीचर को ये नहीं पता। एक बहुत बड़ा रूल है कि बच्चा कहीं से भी आपने रेस्क्यू किया है डिस्क्लोज नहीं हो सकता, पता नहीं, आपको बताना नहीं है कि बच्चा कहाँ से रेस्क्यू हुआ है। उसके साथ इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। ओह गॉड। क्योंकि मुद्दा ये है कि वो तो खुद से नहीं गया है ना, उसकी तो तस्करी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समाज ये बात नहीं मानते। आप खुद सोचिए ना, जब रेप होता है जनरली, हम लोग अभी ऐसे जैसे रेप होता है तो जनरली न्यूज़पेपर में भी आप आर्टिकल पढ़ोगे तो ये होगा कि उसका रेप हुआ है, जबकि आर्टिकल ऐसा छपना चाहिए कि किसी ने उसका रेप किया है। नैरेटिव चेंज नहीं होता। तो ये जो ब्लेम गेम होता है ना, जनरली पूरा लड़कियों के ऊपर आ जाता है, और इस वजह से मोस्ट ऑफ द रेप केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते, और बहुत सारे केसेस रजिस्टर होने के बाद भी जो विक्टिम होती है हॉस्टाइल हो जाती है अपमान के वजह से। इतने केसेस है, अभी लड़कियों ने खुद बोला है कि घर में उनका शोषण हुआ है, घर वालों ने शोषण किया है, लड़के भी बोलते हैं। अभी मेरे ट्रेनिंग सेशंस में, अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन लिया था, उसमें 100 लड़के थे, बच्चे थे। उसमें से जब मैंने बोला कि मेरे साथ भी छोटे में अब्यूज़ हुआ था काफ़ी बार, ऐसे जो हम बोलते नहीं हैं, कम से कम 80 से प्लस लड़कों ने बोला है कि उनके साथ अब्यूज़ हुआ है। लड़कों ने बोला, और लड़कों ने बोला कि उनके घर की औरतों ने उनके साथ अब्यूज़ किया, माँ ने नहीं, अलग अलग औरतों ने। तो ये चीज़ सोचिए ना, हम शर्म चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर देते कि लोग बोल ही नहीं पाते। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी मैं दिल्ली से। सो जीबी रोड की स्टोरी सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, मुझे भी पर्सनली इतना नहीं पता है। सो अभी भी वहाँ पे वॉर्ड्स होते हैं, अभी भी वहाँ पे रेड पड़ती है? देखिए, रेड्स तो पड़ती है, लेकिन आजकल माइनर्स ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। माइनर्स उधर नहीं मिलते, मतलब पिछले मिलते भी होंगे तो बहुत कम, जनरली नहीं मिलते हैं। रेड्स पड़ती है लेकिन माइनर्स नहीं मिलते। अलग अलग जगहों में रखे जाते हैं। अब दिल्ली में अलग अलग जगहों में, वेस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, लोकेशंस अभी स्पेसिफिक्स नहीं है। मैंने आपको बोला चीज़ें बहुत चेंज हो गई है, आगे के तरह डायनामिक्स नहीं है, अब चेंजेस हो गए हैं, लोग बहुत सतर्क हो गए हैं। लोगों को पता है कि माइनर को रख के धंधा कराना, और अगर रेड पड़ी तो मतलब जो कोठा है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वेश्यावृत्ति है, वो आप अपने शरीर के साथ कर सकते हो, किसी और के साथ शरीर के साथ नहीं कर सकते, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी भी घर में अगर आप करो, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंडर वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसलिए आपको नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन, मिलेगा भी तो भी इक्का दुक्का, और अगर रेस्क्यू भी होता है तो केस भी नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग केस भी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके दिक्कत होगी, उनका नाम अपमान होगा। तो पहले से सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो चुके हैं अभी। ओके। सो मैंने बहुत टाइम से ये सुना है कि बहुत छोटी छोटी जो जगह होती हैं उसमें 10, 20, 25 लड़कियों को रख देते हैं, दीवार में चिनवा देते हैं, तो इज़ इट करेक्ट? हाँ, ऐसा तो है। मैंने भी काफ़ी रेस्क्यूज़ किए हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉक्स नहीं बोलूँगी, जैसे ये वॉल हो गया, यहाँ से एक एंट्री है, वहाँ में 8 लड़कियों को रखा गया है। दिल्ली की बात बोल रही हूँ, बाहर भी अलग अलग जगहों पे जहाँ पे मैंने रेस्क्यू किया है, दूसरी जगहों में, वहाँ पे भी ऐसा है कि वॉल है, एक कैलेंडर है, कैलेंडर के पीछे मतलब एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं दरवाज़ा है, उसका पेंट किया दिया गया है सिमिलर वॉल में, उसके अंदर भी लड़कियां हैं। हाँ, ये ऑब्वियसली नॉर्मल भी, आपको कोई भी क्राइम पेट्रोल या किसी तरह की सीरीज़ है उन सब में आपको दिखने को मिलेगा, ये बहुत कॉमन है। और आप डाउट भी नहीं कर सकते। मतलब सोचिए ये बेड है, बेड के नीचे शायद 3 लड़कियां हैं, आप लोग डाउट नहीं करते, बट क्योंकि हम लोग इतना रेड करते करते हम लोग हर चीज़ ढूंढते हैं, तब हमें पता मिल जाता है। बड़ा जो क्या बोलते हैं पानी का, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं टैंक्स, हाँ टैंक्स होते हैं, उसके अंदर भी लड़कियों को रख देते हैं, फिर कपड़े रख देते हैं और ढक के उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं। तो ये सब तो बहुत कॉमन है। हाँ, ऐसे बहुत रखा जाता है, बहुत नॉर्मल है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जैसे आपने बताया कि लड़कियों को जैसे ढक के रख देते हैं, कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि जैसे कि आप रेड डालने गए हो और किसी लड़की ने अचानक से कोई आवाज़ कर दी हो या कोई इशारा दिया हो आपको? हाँ, ऐसे होता है कभी कभी। जैसे अगर किसी इन्फॉर्मर ने हमें इन्फॉर्म किया कि वो लड़की इस जगह में है और लड़की को पता है कि हम आए हैं और हम लड़की को ढूंढ रहे हैं, लड़की मिल नहीं रही है,
तो लड़की कुछ ना कुछ मतलब अंदर से कोई नॉक करती है, कुछ करती है। हम तो ऐसे ढूंढते हैं, ऐसा हुआ है काफ़ी बार कि लड़की ने अंदर से आवाज़ तो नहीं किया होगा। और बाकी जो लड़कियां होती हैं क्या वो डरी हुई होती हैं सब या डरी फिर हुई होती है, सब डरी हुई होती है। उनको इतना धमकाया जाता है कि आपको मार डालेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए उनको भाषा नहीं आती। ओके। उनको ऐसे राज्यों से लाया जाता है जहाँ का भाषा में और यहाँ के भाषा में बहुत अंतर है। तो आधा तो लैंग्वेज समझती नहीं है। और जिस तरह का हिंदी है, आप अगर ईस्ट इंडिया की बात बोले, वहाँ पे हिंदी इतना बोला नहीं जाता है। इतना मतलब स्पेशली जो हिंदी हम इधर बोलते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। मोस्टली लोगों को इतना डराया धमकाया मारा जाता है कि मतलब वो ये सोचती है कि यार अगर मैंने कुछ किया तो मुझे मार डालेंगे। और बहुत सारे केसेस में तो मारते नहीं है, सिर्फ मतलब बोलते हैं ना स्लो डेथ, टॉर्चर करते रहते हैं। इस डर के वजह से भी चुप रहती है लड़कियाँ, इस वजह से भी वो बोलती नहीं है। जो ऑर्गन्स की तस्करी होती है और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो उसमें क्या रिलेशन है, रिलेटेड, या प्रोस्टिट्यूशन में भी क्या? देखिए प्रोस्टिट्यूशन के साथ तो डायरेक्टली ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिलेटेड नहीं है। तस्करी होती है लोगों की और फिर उनके अंगों को निकाल के बेचा जाता है। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन के साथ डायरेक्ट ऑर्गन ट्रैफिकिंग का तो कनेक्शन मेरे अनुभव में मैंने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, तस्करी होके फिर अंगों को निकाल के बेचना, ये होता है। ओके। सो अब मैं आपसे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगी कि आपका फ्यूचर विजन क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है तो देखिए ये चीज़ ऐसी है जो ये आप रोकना पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि $1 बिलियन आप अकेले नहीं रोक सकते। ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। और आर्म्स है, जैसे एक बार गोली मतलब गन को एक बार यूज़ कर सकते हो, ड्रग्स को एक बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन बींग्स की जहाँ पे बात है उनको आप बार बार बेच सकते हो। जैसे आपने एक लड़की को खरीदा, 5 साल आपने रखा, फिर आपको लगा ठीक है जितना पैसे से उसको खरीदा था अब तो वो हो गया है, अब इसको अलग अलग हैंडलर्स को दे देते हैं। तो ये तो ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो बोलते हैं ना कॉन्शियंस, जो हमारा जो मन के अंदर का जो वो है वो चेंज हो। तो ये तो हो गया हमारे जन्म में, ये तो हो गया बस। हाँ, प्रिवेंट कर सकते हो। तो मेरा मेन मकसद है अभी प्रिवेंट करना, क्योंकि जितनी लड़कियों की तस्करी होती है, लड़कों की तस्करी होती है, मैं हमने आपको पहले भी बोला 1000 केसेस में 2 या 3 में ही आप रेस्क्यू कर सकते हो। वो भी तब भी कर सकते हो अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आपका नेटवर्क अच्छा है, जहाँ से लड़की की तस्करी हुई है और जहाँ लड़की को बेचा गया है वहाँ के आपका सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो, तुरंत लोकेशन ट्रेस हो, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। और हर जगह के लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, एक साथ जुट के काम करना पड़ेगा, नेटवर्किंग और कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होना पड़ेगा तभी। इसीलिए मेरा प्राइमरी फोकस है प्रिवेंशन। जहाँ से लोगों की तस्करी होती है, जिन जिन गाँवों से, जिन जिन राज्यों से, वहाँ पे जाके आप इतना लोगों के दिमाग में घुसा दो कि ये होने से तस्करी होती है, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा ये विजन है प्रिवेंशन करना एक तो। दूसरा है रिहैबिलिटेशन, जिसको हम बोलते हैं जिन लड़कियों की तस्करी होती है, तस्करी से जिन लड़कियों का आपने निकाला है उनको इतना ज़्यादा एम्पावर्ड बना दो। मतलब उनको एक तो उनके दिमाग में ये घुसा दो कि उनकी तस्करी हुई है, अब वो निकल चुके हैं, अब वो बेचारे नहीं हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि अब उनके गांव से तस्करी ना हो। वो बोलना शुरू कर दे बिना डर के, कोई ना कोई रोज़गार का तरीका, मतलब वो शायद सिलाने का हो, कुछ भी हो। जिस तरह से मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, हम लोग पहले तो लड़की को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, मेंटली विल पावर इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मेंटली ज़रूरी है उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि देखिए फिजिकली टॉर्चर आप भूल सकते हो, मेंटल तो ये एक तरीका है जिसमें हम उनकी इतना ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं, उनकी भी और उनकी कम्युनिटी की भी, ताकि वो एक तो इससे लड़ पाए। मतलब किसी ने अगर उनको बोला कि तुम तो धंधे से निकलो, तो बोले हाँ तो क्या हुआ, मतलब इस तरह का। और फिर उनको रोजगार देना, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये तरीका। और दूसरा फोकस जो मेरा काम है वो है ये, एक तो सर्वाइवर्स के साथ जिनको मैंने रेस्क्यू किया है, जिनको बाकी लोगों ने रेस्क्यू किया है, और दूसरा ऐसे लोगों के पास जो ट्रैफिकिंग की शिकार हो सकती हैं। जैसे ऐसे गाँव से लड़कियों को उठाना जहाँ पे बाल विवाह हो गया होगा, कोई वायलेंस हो गया होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, वल्नरेबल लड़की एट रिस्क, जिनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये है इस तरह से काम करना। तो ये है विजन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं हमेशा आके मैं बोलूँ, मैं चाहती हूँ वो मेरे जगह इधर आके वो बोले, वो पॉलिसी मेकिंग में जाए, वो डिसीजन मेकिंग में जाए। देखिए मुझे लगता है
सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको उनको असिस्ट करना पड़ेगा। आपको उनको इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि वो आके उनकी प्रॉब्लम बोले, ना कि मैं बोलूँ। तो ये विजन है, ये मतलब ये सोचती हूँ। आपको क्या लगता है कि छोटे बच्चे हों या फिर छोटे बच्चों के माँ बाप हों या फिर लड़कियां हों, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनको, या फिर क्या ऐसा करें कि वो ना हो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार? देखिए, ट्रैफिकिंग तो बहुत लास्ट की बात है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे घरों के बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, उनकी तस्करी हो रही है। माँ बाप ने उनको एप्पल के फ़ोन्स दिए हुए हैं, एप्पल के घड़ी दी हुई है, एप्पल का लैपटॉप दिया हुआ है, लेकिन माँ बाप के साथ बच्चे का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। फिर जब हम सोशल मीडिया खंगालते हैं तो देखते हैं बच्चा एक ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो बच्चे को ये पूछता है कि आपने खाना खाया क्या, आपका दिन कैसा गया, इस तरह। तो मैं माँ बाप को ब्लेम नहीं करती, मैं बोलती हूँ कि माँ बाप इतने बिजी हो चुके हैं कि उनको लगता है कि अगर बच्चे की आप मटेरियल बेनिफिट्स चीज़ें दे तो आप उसको आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, लेकिन बच्चा वो नहीं चाहता। एक तो ये है, दूसरे हर घर में बच्चा आजकल फ़ोन यूज़ करते हैं, छोटे से छोटा बच्चा फ़ोन यूज़ करता है, माँ बाप के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं है। डाइनिंग टेबल में बैठता है बच्चा, मतलब माँ बाप से बात नहीं करता, फ़ोन पे रहता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। बेसिकली सोशल मीडिया बहुत रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों के साथ मुझे लगता है एक तो माँ बाप बच्चे को पैदा कर तो सब सकते हैं, पालते हो जब तो थोड़ा इंटरेक्शन रखो बच्चों के साथ। बच्चे को स्टॉक मत करो, बच्चों के साथ एक दोस्ती वाला रिलेशन रखो, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ है कि देखिए, जितने भी जुर्म होते हैं ना हमारे आसपास में, वो मोस्टली हमारे नोन लोग ही करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना, आप जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर कोई बॉम्बे में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, उसको कैसे पता कि उस गांव के उस घर में बच्चे के जो पिताजी है वो ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स के अगेंस्ट वो बच्चे को भेज सकता है, या फिर वो बच्चा गरीब है, वो उनके जान पहचान के ही लोग हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्राइम्स देखना, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में जान पहचान के ही लोग ही करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए आपका बच्चा किसके साथ बात कर रहा है, या फिर आप किससे बात कर रहे हो। जैसे सोशल मीडिया में मेरे पास ऐसे भी लोग आते थे, कंप्लेन करते थे कि मैं किसी से बात करती थी, वो 18 साल का लड़का होकर बात करता था, जब मैं मिलने गई तो एक 55 साल का आदमी मिला वो। तो सोशल मीडिया का दुनिया क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड है। Correct. आपको रियलिटी नहीं पता। अब आपके साथ मैं बैठी हूँ, आपको पता है कि मैं किस तरह दिखती हूँ, किस तरह बात करती हूँ, बट अब तो एआई के थ्रू आप अपनी शक्ल भी चेंज कर सकते हो। फिर स्नैपचैट है, उसमें आपका रंग अगर सांवला है तो आप अपने आप को गोरा बना सकते हो। अब ऐप आ गए, पतले मोटे हो सकते हो। तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि जिससे बात कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, बी केयरफुल। और सबसे बड़ी बात है, तुरंत किसी के साथ वीडियो कॉल मत करो। मेरे लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे दोस्तों का वीडियोस मेरे पास आया, बहुत प्राइवेट वीडियोस, लड़कों का मेरे दोस्तों का फोटो और उनके साथ कुछ प्राइवेट ऑर्गन्स के वीडियोस जो कि अलग है। फिर मैंने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया, क्योंकि मुझे पता है, मैंने वो वीडियोस ओपन नहीं किए। फिर मैंने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया, क्या आपने इस लड़की से बात किया था, इस प्रोफाइल से मैसेज आया है? हाँ, बात किया था। क्या बात किया था? सिर्फ हाई हेलो। तो मैंने बोला सिर्फ हाई हेलो में वीडियो कॉल किया था। तो अब आजकल क्या हो रहा है, एक इस तरह का माहौल हो रहा है जहाँ पे आपने अगर किसी से वीडियो कॉल में बात किया, उन्होंने आपका वीडियो रिकॉर्डिंग किया और अलग कुछ अटैच कर दिया आपको पैसे ऐंठने के चक्कर में। हाँ। तो फिर लोगों से 5-6 लाख रुपए मांगते हैं। जो लोग बेवकूफ़ है वो लोग दे भी देते हैं। तो इस तरह का तरीका है। मतलब आजकल आप किसी को भी किसी भी तरह फंसा सकते हो। तो बी वेरी केयरफुल, आप किससे बात कर रहे हो। और एक है ना, हम लोग बहुत सारे ट्रेंड हो गया है, इसके 5000 दोस्त है, मेरे क्यों नहीं है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे क्यों फॉलोअर्स नहीं। अरे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फॉलोअर्स की। आप बिलीव नहीं कर सकते, आपके ब्रॉडकास्ट चैनल जैसे होते हैं ना, जो इंस्टाग्राम में ब्रॉडकास्ट चैनल्स में आपको लोग बुलाते रहते हैं, बहुत बार लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उन ब्रॉडकास्ट चैनल्स में। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस चैनल में ज्वाइन करने के बाद आपके साथ किस, मैं बोल नहीं रही हूँ कि मत ज्वाइन कीजिए, बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम होती है। आपके जितने फॉलोअर्स हैं उनके साथ आप कॉन्वर्सेशंस पे एंगेज हो रहे हो, उसने अपनी सारी मैसेजेस डिलीट कर दिए, आपके मैसेजेस हैं। व्हाट्सएप में आप बातें करते रहते हो, व्हाट्सएप में जिस तरह के मैसेजेस आते हैं, आपको बिजनेस करना है, आप मिल सकते हो, आपको पता भी नहीं है, इंटरनेशनल नंबर है, आप बात कर रहे हो। तो इस लेवल का फ्रॉड हो चुका है ना 95% सोशल मीडिया से। तो बी वेरी केयरफुल। और जैसे होता है, आपके पास आता है, आप आइए प्रमोशंस, आपको कपड़े बन के पहन के आप मॉडल बन सकते हो। तो इस तरह लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, सेक्स रैकेट्स में फंस चुके हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सतर्क होना बहुत ज़रूरी है।
और ये जो इन्फ्लुएंसर बनना, ब्लॉगर बनना, कंटेंट क्रिएटर्स बनना, थोड़ा सा फेमस होने के लिए वो हाँ, लोग फंसते और जा रहे ये हैं। ना देखिए जो कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं ना, वो बहुत कंटेंट उनके पास होते हैं तभी वो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। आजकल हर किसी को यूट्यूब में फेमस होना है, हर किसी को, इतना आसान नहीं है। correct। तो ये जो झांसा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोग पड़ते हैं और इस तरह लोग फंसे हैं, इस तरह के केसेस के कंप्लेंट आते हैं जो कि बहुत डरावने हैं। तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अगर थोड़ा सतर्क ओवरऑल सोशल मीडिया से थोड़ा थोड़ा सतर्क केयरफुल रहें। रहे। सो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से हमें इनसाइट दी। सो और थैंक यू फॉर कमिंग। सो ये हैं पल्लवी घोष और इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई और आप भी सतर्क रहिएगा। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।